जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। देखिए, फाइनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट में मुख्यतः दो प्रकार की स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, ये जांच करने के लिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। जिसमें मैंने आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था और प्लस एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया था। और आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका बैलेंस शीट। ये भी फाइनल अकाउंट्स के ही अंतर्गत बैलेंस शीट आता है, लेकिन बैलेंस शीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बैलेंस शीट होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कह कि द बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट दैट समराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है और कह रहा है कि जो समरी बताता है किसका, एसेट्स, लायबिलिटी और बिजनेस। कह रहा है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है और जो समरी बताता है एसेट्स, लायबिलिटी और बिजनेस का, यानी कि बिजनेस के लायबिलिटी और एसेट्स का क्या करता है, समरी तैयार करके हमको बताता है। और कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारे बिजनेस का जो एसेट्स, टोटल एसेट्स होता है, वो कह रहा है कि कितना लायबिलिटी है और कितना एसेट्स है हमारे बिजनेस का, इसके बारे में हम बैलेंस शीट में पता करते हैं। और कह रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन असेसिंग, मतलब आप ये समझिए कि इस बैलेंस शीट के माध्यम से आपको ये जांच करना होता है कि हमारे बैलेंस शीट में जो मतलब जो हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं उसमें एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, दोनों बैलेंस को हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर हमारा बैलेंस शीट बराबर आता है, यानी कि लायबिलिटी बराबर आपका एसेट्स आता है, तब तो सही है, नहीं तो आपका बैलेंस शीट क्या है, गलत है। और इसको भी बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। और इसको भी बनाया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट में, यानी कि जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसी डेट को हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, जैसे करेंट एसेट्स है आपका, ये पूरा इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है सब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सारा दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक इसका जो फॉर्मेट दिया है बनाने का, किस फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट को बनाते हैं, किस फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है बैलेंस शीट फॉर्मेट, और बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये जो बैलेंस शीट तैयार किया गया है ये 31 मार्च 2020 का किया गया है, 31 मार्च 2020 का किया गया है। लेकिन हम कैसे समझेंगे इस फॉर्मेट को, तो देखिए इस फॉर्मेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, जो अपने बिजनेस की लायबिलिटी होगा, जो अपने बिजनेस की लायबिलिटी होगा, बैलेंस शीट बनाते समय उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और हमारी बिजनेस का जो एसेट्स होगा उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कि इसमें टोटल 5 कॉलम, 6 कॉलम बनाए जाते हैं। कै कॉलम, 6 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं। एक तो आपका लायबिलिटीज हो जाएगा और अमाउंट हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा, फिर आपका एसेट्स हो जाएगा, फिर आपका अमाउंट और फिर आपका अमाउंट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना होता है। हाँ, डबल अमाउंट है, क्योंकि एक कैलकुलेशन करेंगे तो दूसरे में हम इसमें अमाउंट में फाइनल अमाउंट मेंशन करते हैं। जैसे अभी फॉर्मेट हम आपको समझा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, लायबिलिटी को लेफ्ट साइड में लिखा गया और एसेट्स को राइट साइड में लिखा गया। तो लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या हमारे बिजनेस के लिए दोनों जरूरी है ना, लायबिलिटीज भी जरूरी है और एसेट्स भी जरूरी है। तो कितने ऐसे खाते हैं जो लायबिलिटीज के खाते हैं और कितने ऐसे खाते हैं जो एसेट्स के खाते हैं, उन्हीं का बस यहाँ पे बैलेंस मेंशन करके लास्ट में हम जोड़ देते हैं। और हमारा लायबिलिटीज का बैलेंस एसेट्स के बैलेंस से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब तक ये बैलेंस हमारा इक्वल नहीं होगा तब तक हमारा बैलेंस शीट सही नहीं होगा। तो जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे कैपिटल, बिजनेस को जब हम प्रारंभ करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाते हैं ना। तो कैपिटल किस साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा ना। तो क्रेडिट है तो क्या है, लायबिलिटीज है। ऐसे ही लेस ड्राइंग अगर दिया हो तो लेस ड्राइंग का मतलब होता क्या है, मतलब जैसे कि ये जो हमारा ड्राइंग होता है
तो ड्राइंग के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइंग का मतलब होता है व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च। तो ड्राइंग हमारे पूंजी को घटाता है ना, तो ये पूंजी को अगर घटा रहा है तो ये भी तो कैपिटल में ही से तो जा रहा है, तो ये भी हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, लेस का मतलब ये होता है कि ये कैपिटल वाला जो हमारा ड्राइंग वाला पैसा होता है ये कैपिटल में से हमारा डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर हम खर्च करेंगे तो अपनी कैपिटल में से ही तो निकाल करके खर्च करेंगे, तो वो तो हमारे पूंजी को घटाएगा ना, एक प्रकार का लाइबिलिटीज हो जाता है। तो इसलिए इसको भी यहां से क्या किया गया है? घटाया गया। लेस का मतलब घटाना। और पुनः हमारे बिजनेस में नेट लॉस कितने का हुआ? अब इसके पहले मैंने लॉस वाला पढ़ाया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट वाला। तो हमारी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस कितने रुपए का हुआ, उस अमाउंट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि मैंने कैपिटल लगाया, जो कैपिटल लगाया उसका अमाउंट हम मेंशन करेंगे, और हमारे बिजनेस में जो लॉस हुआ इसको भी मेंशन करेंगे। सॉरी, जो ड्राइंग है यहाँ पे ड्राइंग को मेंशन करेंगे। इसके बाद से जो हमारे बिजनेस में लॉस हुआ इस अमाउंट वाले को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे दिया है एड नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड लिखा हुआ है ना, तो ऐड का मतलब ये कैपिटल में जुड़ेगा। ऐड का मतलब कैपिटल में जुड़ेगा। आप इतना समझिए, अगर लेस है तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, ये भी लेस है तो आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये कैपिटल में से क्या होता है? घटेगा। और ये प्रॉफिट जुड़ेगा, इंटरेस्ट जुड़ेगा। क्लियर हुआ? और कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो शेष अमाउंट बचेगा इसी अमाउंट को हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट में ला करके रखें। क्लियर हुआ? जैसे कि मान के चलिए आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया 10 रुपए का। कितने रुपए का? 10 रुपए का। आपके बिजनेस में ड्राइंग हुआ 2 रुपए का, और प्लस लॉस हुआ 2 रुपए का, तो हमारा पूंजी कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। और 6 में भी मान के चलिए आपको प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का, और प्लस कैपिटल आपको मिल गया 3 रुपए का, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी 9 रुपए को हम इसमें ला करके फिलअप करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब एक बार और समझिए। जैसे कि मान के चलिए मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मैंने पूंजी लगाया कै रुपया? 10 रुपया। और 2 रुपया अपने पूंजी से हम निकाल लिए, किसके लिए? ड्राइंग के लिए। तो ये घटेगा ना, तो 10 में से 2 घटा, कितना बचा? 8 बचा। पुनः 2 रुपया हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, अब क्या रुपया बचा? 6 रुपया। और ये 2 रुपया हमारा प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस में, तो ये 6 रुपया में जाकर के 2 रुपया जुटेगा ना। और पुनः अगर ये इंटरेस्ट हमको प्राप्त हो रहा है तो ये भी तो जाकर के जुटेगा। तो 2 रुपया हमारा जो है नेट प्रॉफिट हुआ, और 3 रुपया और मैंने कैपिटल इंटरेस्ट कमा लिया कैपिटल पे, तो 2 और 3 5 हो गया ना, और 6 पहले था, कितना हो गया? 11 रुपया। 11 रुपया हुआ ना। हाँ, तो 11 रुपया हम इसमें मेंशन करेंगे। कितना मेंशन करेंगे? 11 रुपया। कैसे आया 11 रुपया पता चला? हमने 10 रुपया कैपिटल लगाया, जिसमें से 4 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो बचा 6 रुपया, जिसमें 2 रुपये का हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, तो 6 2 8 रुपया, और 3 रुपया हमारे कैपिटल पे ब्याज मिल गया, तो 11 रुपया हो गया ना। तो यही 11 रुपया बैलेंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया। कोई दिक्कत? अभी कैलकुलेशन समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद से कह रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन, हमारे बिजनेस में लोन कितने रुपए का है? लॉन्ग टर्म लोन, जैसे बैंक से लिया गया उधार का पैसा, जैसे बैंक से लिया गया बड़ा सा अमाउंट लोन, वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं, वो लंबे समय में हमको पैसा चुकाना होता है। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे बिजनेस में 100 आ गया लोन के तौर पे, तो ये भी हमारे लाइबिलिटीज का पैसा है। अरे उधार लिए बैंक से तो उधार क्या बोलेंगे हम? लाइबिलिटीज ही बोलेंगे ना। अगला क्या दिया है? लॉन्ग टर्म डिपोजिट। अगर हम लंबा समय अपने लोन के पैसे को चुका रहे हैं तो भी हमारा लाइबिलिटीज का पैसा है, वो भी हमारा लाइबिलिटीज है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे इसमें बैलेंस। और कह रहा है कि इनकम रिसीव इन एडवांस, कुछ इनकम हुआ रिसीव हमको एडवांस के रूप में, तो इसका भी बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, जैसे कि मान कर चलिए छोटे छोटे जो खर्च हो रहे हैं वो भी तो हमारे एक प्रकार के एक्सपेंस ही तो हो रहे हैं, वो भी हमारे बिजनेस के लाइबिलिटीज हो जाएंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? हमारे सप्लायर को बोला जाता है, जिसको पैसा हमको देना होता है। हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है और उसको पैसा हमको देना होता है। तो जब हमको पैसा देना है तो वो हमारे लिए कर्ज, हम उसके लिए कर्जदार है कि नहीं है? तो वो पैसा लाइबिलिटीज का पैसा कहलाएगा ना। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी बिजनेसमैन से 10,000 रुपए का आपने सामान खरीद लिया,
और 5,000 रुपया आपने दे दिया, तो 5,000 रुपया बकाया है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलिए। है बकाया, तो वही पैसा आपके लिए लायबिलिटीज का पैसा कहलाता है, जो आपको अपने सप्लायर को देना होता है। तो यही यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर को हम बोलते हैं क्या? लायबिलिटीज। अगला दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारा क्या है? लायबिलिटीज है। और शॉर्ट टर्म लोन, ये भी हमारे बिजनेस के लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में रखेंगे, उसका बैलेंस इसमें मेंशन करते जाएंगे, इसमें मेंशन करते जाएंगे। इसके बाद से जो भी हमारे बिजनेस के एसेट्स होंगे, जैसे कि इतने सारे एसेट्स दिए हुए हैं, देखिए ये सब हमारे बिजनेस के क्या है? एसेट्स है। जैसे गुडविल हो गया, पेसेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, आपका फर्नीचर फिक्सर हो गया, और यहाँ पे लॉस टूल्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, करंट एसेट्स है, शॉर्ट पर, ये सब हमारे बिजनेस के हैं क्या? एसेट्स है। इसको हम रखेंगे राइट साइड। अब चलिए, इसी के आधार पे यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है, देखिए इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। इसी ट्रांजेक्शन को हम एक्सेल पे आपको बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। देखिए देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, लिखा भी है प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द बिलो गिवन पार्टिकुलर्स। मतलब इसमें आपको मिक्स करके दिया है, देखिए इसमें आपको जो है मिक्स करके दिया है। इसमें से आपको एसेट्स और कैपिटल क्या कर, एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग करना। तो अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट बनाते समय किस साइड जाएगा? राइट साइड जाएगा। अगर इसमें लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट बनाते समय किस साइड आएगा? लेफ्ट साइड। लेकिन आपको इसमें पहचान करना पड़ेगा कि लायबिलिटीज कौन है और एसेट्स कौन है, तभी तो समझ में आएगा। तो जैसे देखिए कैपिटल लायबिलिटीज, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी लायबिलिटीज है, नेट लॉस ये भी, और बिल्डिंग एसेट्स है, और प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, पेसेंट ट्रेडमार्क एसेट्स है, गुडविल एसेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज है। क्यों? सप्लायर है। सन्ड्री डेबिटर एसेट्स है, ये कस्टमर को बोला जाता है, इससे पैसा पाना होता है। और बिल रिसीबल, बिल रिसीबल एसेट्स होगा। अगला क्या दिया है? कैश इन हैंड एसेट्स, कैश इट बैंक एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज का पैसा है ये। डिपॉजिट लायबिलिटीज, अगर क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटीज होगा, और डेबिट में दिया है तो एसेट्स हो जाएगा। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट अभी मैंने बताया है, किसमें आएगा? लायबिलिटीज में। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स हो जाएगा। इसके बाद से आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी स्टाफ को पिछले महीने में सैलरी हमको देना था, वो सैलरी हम जो है डिले कर चुके हैं और उसको मैंने अभी तक नहीं दिया, तो हमारे ऊपर बकाया है ना, इसलिए लायबिलिटीज को उसको बोल सकते हैं। और प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड एंड इंश्योरेंस ये भी हमारा एसेट्स हो जाएगा। अगला क्या दिया है? कमीशन एक्यूर्ड, ये भी हमारा एसेट्स हो जाएगा। और डिपॉजिट एसेट्स हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम एक्सेल में ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे कि क्या हमारा लायबिलिटीज का बैलेंस एसेट्स के बैलेंस से बराबर आ रहा है कि नहीं है। मतलब दोनों बैलेंस हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के आपका बैलेंस शीट सही हो पाएगा। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन भी नीचे बनाया होगा, देखिए इसकी सॉल्यूशन नीचे बनाया है ना, बस इसी को हम बना करके आपको बता रहे हैं किसमें? एक्सेल में। चलिए एक्सेल में हम सीखते हैं इसको एक्सेल में कैसे बनाएंगे। बस देखिए इस तरीके से फॉर्मेट आपको मिल गया ना, ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया है, बस आपको समझते जाना है और भरते जाना है। इसको भी हम यहाँ से मेंशन करके हटा देते हैं। अब चलिए यहाँ से भी इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। अब देखिए लायबिलिटीज का बैलेंस लायबिलिटीज साइड में भरेंगे और एसेट्स का बैलेंस एसेट्स साइड में भरेंगे, लेकिन किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से।
किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए हमारी बिजनेस में जो कैपिटल है वो लगा है कितना रुपया? 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 किस साइड जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। और इसमें हम रखेंगे क्या? कैपिटल। क्या भरेंगे? कैपिटल। और इसका बैलेंस 1,20,000 यहाँ पे भर देंगे। ध्यान से समझिएगा, 1,20,000 मैंने भर दिया। इसके बाद से यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है हमारे बिजनेस में ड्राइंग है, यानी कि एक प्रकार का खर्च है। कर रुपया? 6,000 रुपया। इस बैलेंस को लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले लेस। लेस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि खर्चा होना। तो ये लेस का मतलब लेस करना, उसमें से घटाना। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? ड्राइंग है ना, ड्राइंग। और कितना रुपया दिया है? बस यहाँ पे मेंशन कर देंगे 6,000 रुपया। ठीक है। अब चलिए अगला क्या दिया है? तो अगला यहाँ पे दिया है नेट लॉस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसी के सहारे हम मेंशन करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नीचे ऐड करेंगे। पहले तो लेस वाला हम पहले लिख लेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो नेट लॉस दिया है कितने रुपए का? 14,200 रुपए का। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेस। लेस नेट लॉस, सही है ना? नेट लॉस। अरे मैंने एक पीएल अकाउंट बनाया तो उसमें नेट लॉस हुआ कै रुपए का? 14,200 रुपए का। अब इसमें कैलकुलेशन आप समझिएगा। एक और दिया है ना, इसमें क्या दिया है? एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे बिजनेस पे कैपिटल भी तो मिल रहा है, हमारे बिजनेस पे सॉरी इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है कैपिटल पे। कितना रुपया? 7,200 रुपया। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें अब चूंकि बिजनेस पे हमारे कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो ये जुड़ेगा पैसा ना, तो यहाँ पे रखेंगे ऐड। और क्या दिया है? ऐड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है ना, ऐसे ही दिया है। क्या दिया है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। ठीक है, बस यहाँ पे रख देंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भर देंगे। तो ये तो पैसा हमको मिला है, ये ब्याज का पैसा है। तो ये पैसा हमारा क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कितना है? 7,200। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। मैंने अपने बिजनेस में पूंजी लगाया 1,20,000 रुपए का, और मैंने ड्राइंग के लिए खर्चा कर लिया क्या रुपया? 6,000 रुपया। और हमारे बिजनेस में लॉस हो गया क्या रुपए का? 14,200 रुपए का। तो 14,200 और प्लस 6,000, 20,200 हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले यहीं पे और इक्वल करिएगा। अगर हम 12,000 में से 1,20,000 में से और 20,200 माइनस करना है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1,20,000 और माइनस करिएगा कितना? 20,200। एक्सपेंस का पैसा यही है ना, इसको पैसे को आप माइनस कर लिए 20,200। कितना बचेगा? 99,800। अब इस 99,800 में ये पैसा हमारा जुड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट हमको प्राप्त हो रहा है तो ये हमारे कैपिटल में जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि स्पष्ट आपका ऐड लिखा हुआ है, और ऐड का मतलब जोड़ना और लेस का मतलब घटाना। समझ में आया? तो इसलिए इस पैसे को हम इसमें जोड़ देंगे। तो 99,800 में इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 99,800 और प्लस 7,200 और शेष अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,00,000। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अब अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे आप भर दीजिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में अब कौन कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दिया है? तो हमारे बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, इसका बैलेंस दिया है कितना? 20,000 रुपये। तो इसमें आप भर दीजिए लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, मतलब हमारे बिजनेस में लंबे समय तक लोन लिया गया क्या रुपया? 20,000। अब ये 20,000 इस साइड आएगा ना, क्योंकि फाइनल अमाउंट में मेंशन करेंगे। देखिए किस साइड में दिया है? इसी साइड में दिया है। चलिए दोनों को जोड़ करके तब ये साइड दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी साइड लिख देते हैं। कितना दिया है? 20,000। यहाँ पे हम 20,000 भर देंगे। और भी हमारे बिजनेस का कुछ लॉन्ग टर्म लोन होगा। क्या दिया है?
देखिए लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, जो लंबे समय तक हम जो ब्याज मतलब क्या करते हैं अपना डिपॉजिट करते हैं बैलेंस, वो भी हमारी तरफ से लाइबिलिटीज होता है। तो यहाँ पे हम भर देंगे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। और कितना रुपया दिया है? 15,000 दिया, इसमें भी 15,000 मेंशन कर देंगे। अब देखिए, और 20 और 15 हुआ कितना? 35,000। यही 35,000 का बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया गया। समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे दोनों को जोड़ करके 35,000 यहीं पे डायरेक्टली लिख दिया, इसी कॉलम में लिख दिया। चलिए इसी कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम बच जाएगा हमारा, इसी कॉलम में लिख दिया जाएगा। ये कहां से 35,000 आया, समझ में आया? ये दोनों हमारा लोन का पैसा यहाँ पे जुड़ गया करके, ठीक है। अब चलिए अगला जो दिया है करेंट लाइबिलिटीज। और करेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे कर्ज होते हैं उसको करेंट लाइबिलिटीज में बोला जाता है। जो छोटे मोटे कर्ज होते हैं हमारे व्यापार के लिए, तो इसको हम भरेंगे करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत। बस ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज। समझ में आ रहा है? करेंट लाइबिलिटीज। अब चलिए करेंट लाइबिलिटीज में क्या दिया है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा समझने के लिए। अभी करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सा दिया है? तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे भर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? 8,000 दिया, तो 8,000 इसमें मेंशन कर देंगे। अगला क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हमारे छोटे मोटे कर्ज हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं ना कि वह पैसा जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, वह सैलरी जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है वो स्टाफ को देना ही देना। कितना दिया है? 6500 दिया है। चलिए इसके बाद से और कुछ दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, कितना रुपया? 14,000 रुपया। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब कम समय में उसको बैलेंस चुकाना होता है, अपने सप्लायर को कम समय में ही पैसा देना होता है। यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। और इसका बैलेंस कितना दिया है? 14,000। अब देखिए तीनों बैलेंस को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करिए और तीनों बैलेंस को आप जोड़ लीजिए। अब एंटर कर दीजिए, कितना आ गया? 28,500। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब चलिए अब हम चलते हैं राइट साइड में। अब हमको एसेट्स आपको छांट छांट के लिखते जाना। देखिए गुडविल दिया है कितना रुपया? 7,000 रुपया। सब मिला करके एक ही में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, या ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्स एसेट्स है। चलिए इसमें हेडिंग दे देते हैं फिक्स एसेट्स हो जाएगा यहां से। चलिए ये फिक्स एसेट्स है तो इसको भी आप रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिएगा। अब फिक्स एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या दिया है? यहाँ पे दिया है सबसे पहले गुडविल दिया है, पैटर्न्स दिया है। यहाँ पे सब देख देख करके भरते जाइए। गुडविल कितना दिया है? 7,000 है, यहाँ पे भर देंगे 7,000, इसी में अमाउंट लिखा हुआ है। इसके बाद से क्या है? ट्रेडमार्क कितना है? 6500, यहाँ पे 6500 भर देंगे। अगला हाँ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है। क्या स्पेलिंग? PAT, अच्छा पेशेंट मैंने लिख दिया। अब सही है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 32,000। चलिए 32,000 इसको भी मैंने मेंशन कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 16,500। ये सब हमारे बिजनेस के क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। ERY है। सही है। अब इसी बैलेंस को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स अलग हो जाएगा समझने के लिए। इक्वल सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पूरे अमाउंट को हम एक बार जोड़ लेंगे। देखिए अभी अमाउंट आ गया कितना? 62,000। सही है। अब चलिए अब दूसरा क्या दिया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या रुपया दिया है? 10,000, यहाँ पे भर दीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और कितना दिया है? 10,000। फाइनल में लिखेंगे 10,000। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है? करेंट एसेट्स।
करंट एसेट्स का मतलब होता क्या है? वह सभी एसेट्स जो हमारे बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, इसका लंबे समय तक नहीं रहता है। अब ये करंट एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या दिया है? इसमें भरेंगे कमीशन, कमीशन एक्यूड। कितना बैलेंस इसका दिया है? 250, 250। इसके बाद क्या दिया है? डिपॉजिट। डिपॉजिट डेबिट में दिया होगा ना? देखिए डिपॉजिट डेबिट में दिया है, क्योंकि ये हमारा क्या है? कस्टमर का है, इसलिए यहाँ पे भर देंगे डिपॉजिट डेबिट। 500 दिया है, 10,500, यहाँ पे हम भर देंगे 10,500। अगला क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये सब हमारे बिजनेस के लिए क्या है? करंट एसेट्स है। 750 है, यहाँ पे भर देंगे 750। अगला क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और वही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। कितना दिया है? हाँ, 21,000 दिया है। और भी कुछ है इसी में है ना? सन्ड्री डेबिटर्स कितना है? 24,000। और भी कुछ है? बिल रिसीबल कितना है? 18,000। और कुछ है? कैश इन हैंड है और कैश इन बैंक है, यही है ना? चलिए इसको भी भर देते हैं। कैश इन बैंक है पहले की हैंड है? कैश इन बैंक मतलब हमारे बैंक में जो कैश पड़ा हो। अच्छा, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक। अब सही है। कितना अमाउंट है? 15,300। अगला कैश इन हैंड, यहाँ पे भर देंगे कैश इन हैंड। और ये कितना अमाउंट दिया है? 8,000। अब देखिए, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट सही है कि गलत है? बोलिए। तो सारे बैलेंस को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सारे बैलेंस को जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद अगर हमारा बैलेंस दोनों इक्वल आ जाता है तो आपका सही है, नहीं तो क्या है? गलत है। अब चलिए यहाँ पे हम टोटल करेंगे ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल, और यहाँ पर भी आपको लिख लेना है टोटल, बस। पहले तो इन बैलेंस को हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस पूरे बैलेंस को हम जोड़ करके और एंटर कर लेते हैं। ये अमाउंट आ गया 98,500, सही है। अब चलिए इन दोनों अमाउंट को हम एक साथ जोड़ करके यहाँ पे देखते हैं। शोर करने वाले, अभी आ रहे हैं क्लास में, अभी आ रहे हैं। अब देखिए, इस साइड का भी बैलेंस और इस साइड का भी बैलेंस मैंने क्या कर लिया है? सब अलग अलग मैंने दिखा दिया है। अब सब बैलेंस को यहाँ पे हम इक्वल करके देखेंगे। अब यहाँ से हम नहीं जोड़ेंगे, ये फाइनल वाला अमाउंट हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मत जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद ही हमारा अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है। इसी अमाउंट को हम जोड़ेंगे। तो लेफ्ट में ये वाला अमाउंट और राइट में ये वाला अमाउंट, दोनों अमाउंट को हम एक साथ जोड़ेंगे। इसको हम यहाँ पे इक्वल सम करते हैं, ब्रैकेट ओपन, इस पूरे बैलेंस को हम जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट में आ गया कितना? 1,70,500, 1,70,500 रुपया हमारा लेफ्ट साइड में आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये टोटल लायबिलिटीज का पैसा है। और यहाँ पे राइट साइड में आते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करते हैं, इस पूरे नंबर को हम जोड़ लेते हैं, और राइट साइड में आपका आ गया कितना रुपया? हमारा बैलेंस शीट क्या है? सही है। हमारा बैलेंस शीट यहाँ से सही है। लेकिन सही कब नहीं होता? तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई कंफ्यूजन होता कि आपने एसेट्स को उठा करके लायबिलिटीज में डाल दी, या लायबिलिटीज को उठा करके आपने एसेट्स में डाल दिया, या बैलेंस भी आपने मेंशन नहीं किया सही तरीके से, तो ही हमारा बैलेंस शीट गलत हो जाता है।
कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही आप लैब में चल के बनाइए, अमाउंट अपने तरफ से लेकर के बनाइएगा, हो जाएगा। कम से कम 2 स्टेटमेंट तैयार करिए, अपना अमाउंट अलग अलग लेकर के बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? बस मैंने छांट दिया है उस क्वेश्चन से कि हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, अलग अलग बैलेंस मैंने मेंशन कर रखा है।